हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है कि ग्लेशियर पे ही पूरी दुनिया निर्भर है। अगर ग्लेशियर ना हो तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और जो ग्लेशियर पानी में बदलेंगे उससे पूरी दुनिया डूब जाएगी या ज़्यादातर दुनिया डूब जाएगी, या हम ये कह सकते हैं कि लगभग 200 फीट से ज़्यादा पानी का लेवल बढ़ जाएगा। अभी तक क्या था दोस्तों कि ग्लोबल वार्मिंग को हम लगातार काम कर रहे थे, लगातार देश मिल के काम कर रहे थे, लेकिन जितना हमने सोचा था उससे ज़्यादा ये खतरनाक होता जा रहा है। खतरनाक कैसे होता जा रहा है? आप कल्पना करिए कि भारत में बहुत सारे ग्लेशियर हैं, ठीक है, बहुत सारे पहाड़ हैं जहाँ से पानी आता है नदियों में। अगर वो ग्लेशियर पिघल जाए या ग्लेशियर बनना ही बंद हो जाए या वो विलुप्त हो जाए तो आप कल्पना करिए कि न जाने कितने जानवर, न जाने कितने लोग और न जाने कितनी सिंचाई खत्म हो जाए, यानी कि देश के देश खत्म हो सकते हैं सिर्फ इन नदियों की वजह से। और ऐसा ही कुछ दोस्तों देखने के लिए मिला है यहाँ पे दक्षिण अमेरिका में। अगर आप देखेंगे यहाँ पे हेडलाइन है, दक्षिण अमेरिका देश वेनेजुएला से एक डराने वाली खबर। खबर क्या है दोस्तों? खबर ये है कि यहाँ पे जितने ग्लेशियर थे वे सभी के सभी विलुप्त हो चुके हैं। यानी कि ये छोटा सा देश है और इस छोटे से देश में 6 ग्लेशियर हुआ करते थे, जिसकी वजह से वहाँ के लोग उन पर डिपेंडेंट थे। वहाँ का टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल होता था, लेकिन पहले ही 5 ग्लेशियर खत्म हो चुके थे और जो 6वां ग्लेशियर बचा था जिसको वेनेजुएला को बचाना चाहिए था, वो भी यहाँ पे खत्म हो चुका है। अगर हम दोस्तों देखें यहाँ पे, अगर आप इमेज देखें तो इसका नाम हम्बोल्ट है, ठीक है। अगर आप देखेंगे पहाड़ों की तरह यहीं पे ग्लेशियर जमते हैं। और यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ है, पहले ये खबर आ रही थी कि इनके जो लेयर हैं काफ़ी पतले हो रहे हैं, थिन हो रहे हैं। दोस्तों जो जो थिनिंग लेयर की बात हो रही है कि लेयर पतले हो रहे हैं, ये हर देश में ये चीज़ें हो रही हैं। वो तो खतरनाक था, लेकिन खतरनाक तब ये हो जाता है कि जब वो ग्लेशियर पतले होते होते खत्म हो जाए। आप समझिए कि यही जो ग्लेशियर है, यहाँ से पानी आते हैं, इनके जगह से नहरों से पानी निकलते जाके नदियों में मिलते हैं, इन्हीं पानी का लोग यूज करते हैं और इन्हीं की वजह से क्या होता है दोस्तों, काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड होती है। और यहाँ पे दोस्तों अगर हम देखें जो हम्बोल्ट, ठीक है, जो यहाँ पे ग्लेशियर था ये विलुप्त हो चुका है। अब दोस्तों एक ग्लेशियर विलुप्त होने का मतलब क्या होता है कि वो खत्म हो गया, इसका क्या मतलब है, ठीक है, इसकी डिफिनेशन क्या है? तो सबसे पहले दोस्तों हम ये समझ लेते हैं कि हमें किसी को हिम्मत कहेंगे किसे कहेंगे भाई, किसी चीज़ की डिफिनेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये माना जाता है वैज्ञानिक अनुसार कि लगभग 10 हेक्टेयर के आसपास जो जगह होगी उतने रेंज में, मिनिमम तो इतना होना चाहिए, उतने रेंज में क्या हो कि बर्फ़ जमे हो और वो धीरे धीरे टाइम टू टाइम पिघलते रहें, फिर जमते रहें, तो उन्हें ही क्या बोला जाता है दोस्तों, ग्लेशियर यहाँ पे कहा जाता है। दोस्तों ज़्यादातर दोस्तों अगर आप देखेंगे पहाड़ों पर होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो ग्लेशियर था, ठीक है, ये कुछ सालों से लगातार, ठीक है, 2 हेक्टेयर के आसपास ये सीमित होकर रह गया था। यानी कि जब इसका टाइम पिघलने का आता था, ठीक है, लेकिन जब ये फिर से इसका पुनर्निर्माण होना चाहिए तो उस दौरान इसकी जो साइज है वो लगातार घटती गई, 10 से ये 2 तक आ गया, ठीक है दोस्तों। और इसी वजह से ये जो ग्लेशियर के डिफिनेशन से ये गायब हो गया, हम कह सकते हैं ये विलुप्त हो गया है, क्योंकि अब ये ग्लेशियर के रूप में नहीं रहा है, न इसकी ये और न ये इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है, ठीक है दोस्तों। और इस वजह से देखा जाए जो हम्बोल्ट जो लास्ट था, ठीक है, ये भी यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब दोस्तों इसकी थोड़ी सी वजह जान लेते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह जाहिर सी बात है, जब भी किसी देश में ऐसी विपदा आती है तो सरकारें जो होती हैं लगातार इस पर काम करती हैं, लगातार उस पर मदद करती हैं, ठीक है, पैसे से, वैज्ञानिक तकनीक से उस पर ध्यान देती हैं। चलिए कुछ नहीं तो उसको ध्यान दिया जाता है ताकि क्या हो, जो ग्लेशियर पिघलने की लाइफ टाइम है उसको थोड़ा सा हम बढ़ा सकें, यानी कि जो विलुप्त होने वाला है उसकी लाइफ टाइम को हम थोड़ा सा बढ़ा सकें ताकि हमें थोड़ा सा मौका मिल जाए। लेकिन गलती क्या हुई दोस्तों यहाँ पे? तो दोस्तों यहाँ पे जो गलती है, सबसे बड़ी गलती तो हम यही कहेंगे कि जो हम लगातार जो फ्यूल है उसको बर्न कर रहे हैं, जो लगातार हम कार्बन डाइऑक्साइड स्पेस में छोड़ रहे हैं, सबसे बड़ी वजह तो वो है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो केयर को लेके वजह आई वो यहाँ पे अगर देखेंगे आप दोस्तों, जो वेनेजुएला की जो सरकार है वो सबसे बड़ी वजह है। क्यों सबसे बड़ी वजह है? क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पे आप देखेंगे सरकार ने ध्यान नहीं दिया, और ध्यान किस लिए नहीं दिया? क्योंकि लगातार यहाँ पे काफ़ी शॉर्ट टर्म में सरकारें यहाँ पे बदलती रहती हैं। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे गुयाना है, ठीक है, और यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे बहुत सारे एरिया ऐसे हैं, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे विवाद हैं, ठीक है। तो विकास को लेके यहाँ पे दोस्तों बहुत ज़्यादा होड़ है कि हम आगे जाएं, हम आगे जाएं। इसकी वजह से शायद इन्होंने नेचुरल चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया है। बहुत सारे देश ऐसे होते हैं दोस्तों कि जो क्या करते हैं कि उनकी जो नेचुरल चीज़ें हैं वो आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, जो उनको आगे जाने के लिए वो उन सारी चीज़ों की खुदाई करने लगते हैं जो कि खुदाई के लिए नहीं बने हैं, जिनका रोल है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, लोगों के लिए है, ठीक है, हमारे जो मौसम है, ठीक है, इन सब चीज़ों में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। लेकिन हम ग्रो करने के लिए
ठीक है, उनका यूज करने खुदाई करने लगते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते हैं, और इस वजह से क्या होता है दोस्तों कि ये परिणाम हमें भुगतने के लिए मिलता है। ये लॉन्ग टर्म परिणाम हमें भुगतने के लिए मिलता है। जैसे अगर आज हम देखें तो आप देखेंगे बारिश नहीं हो रही है, ठीक है, इतनी गर्मी है, ठीक है, ये परिणाम किसका है? जब बात हो रही थी ग्लेशियर पिघल रहा है कई साल पहले, तो लोग ध्यान नहीं दे रहे थे, आज वो हम पे दिख रहा है। ये तो सेम चीज़ यहाँ पे हुआ दोस्तों कि ये लोग, ठीक है, कॉम्पिटिशन के चलते यहाँ पे क्या हुआ, इन लोगों ने अपने ग्लेशियर पे ध्यान नहीं दिया, ठीक है, और इस वजह से यहाँ पे पूरे ग्लेशियर खत्म हो चुके हैं। दोस्तों यही चीज़ फिनलैंड के बारे में भी सोचा जा रहा है, ठीक है, कि आने वाले वक्त में सेम सिचुएशन वहाँ पे भी ये होने वाली है। दोस्तों जब भी हम बात करते हैं, ठीक है, क्लाइमेट चेंज की, आप समझिए कि इसको रोकना बहुत मुश्किल है। जो चीज़ें कई सालों से हमने ख़राब की हैं, 200 साल 300 साल से हमने ख़राब की है, उसको एक झटके में रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है कि एक झटके में उन्हें रोक सकते हैं, उस पर बहुत काम करना होता है, बहुत सारे तकनीक ईजाद करने होते हैं, तब जाके हम उन्हें रोक पाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम थोड़ा समझेंगे कि जो वैज्ञानिक सोच रहे थे, मतलब वैज्ञानिक ये सोच रहे थे कब तक पिघलेगा, कब तक बेहतर होगा, तो थोड़ा सा उनकी सोच को समझते हैं, उनके सर्वे को समझते हैं, और ये जानते हैं कि इसका परिणाम हमें क्या मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे साल 2011 में यहाँ पे सर्वे हुआ था, ठीक है, सर्वे किसने किया था? इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट, ठीक है, एसोसिएटिव ने यहाँ पे किया था। अब यहाँ पे आप देखें दोस्तों, जो सर्वे आया, सर्वे में ये था कि जितने ग्लेशियर हैं, ठीक है, यहाँ पे 6 ग्लेशियर हैं, तो इसमें इसे अनुमान था कि 5 ग्लेशियर 2044 तक पिघलेंगे, ठीक है, यानी कि जो ग्लेशियर पिघलेंगे भी, जो वैज्ञानिक अनुमान लगा रहे थे 2044 तक ये पिघलेंगे। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो नतीजा निकल के आया, नतीजा ये था कि 6 के 6 ग्लेशियर, ठीक है, 20 साल पहले ही यहाँ पे पिघल चुके हैं। यही चीज़ें दोस्तों वैज्ञानिकों को बहुत ज़्यादा हैरान करती है। अब दोस्तों थोड़ा सा हम अगर यहाँ पे देखें, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, नेचर ने भी एक पेपर पब्लिश किया था, ठीक है, और उसने क्या पब्लिश किया था कि यहाँ पे साल 2000 से लेके 2020 के बीच में, ठीक है, जो ग्लेशियर थे उनकी जो लाइनें थी वो दोहरी पतली हो चुकी थी। मतलब सिर्फ कितने सालों में? सिर्फ 20 सालों के अंतर्गत में यहाँ पे जो लाइनें थी 2 गुना कम हो चुकी थी। यानी कि अगर हम देखें कि ग्लेशियर मान लीजिए कि 10 मीटर मोटा है, एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है, तो 20 सालों में क्या हुआ है दोस्तों, ये सिर्फ 5 मीटर रह गया है, ठीक है। तो इस स्पीड से यहाँ पे जो लेयर हैं वो कम हो रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और निकल के आई थी सर्वे में ये निकल के आया था कि अगर ये इसी तरीके से पिघलता रहा तब क्या होगा कि हमारे धरती का लगभग, जैसे जो परत है यहाँ से 230 मीटर पानी का लेवल बढ़ जाएगा, जिससे बहुत सारे जो देश हैं वो यहाँ पे डूब जाएंगे। अब दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे और निकल के आई, आर्कटिक के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे जो सबसे मोटी और पुरानी ग्लेशियर थे वो लगभग 95% यहाँ पे पिघल चुके हैं। अब यही हाल अंटार्कटिका में भी हो रहा है। तो ये सर्वे में निकल के आया था, ठीक है। और हम जो अनुमान लगाते हैं कि 100 सालों में होगा, जो टेम्परेचर बढ़ेगा 100 सालों में बढ़ेगा, वो गलत हो रहा है, वो और जल्दी ख़त्म हो रहा है। या हमारे पास 2 ही रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि हम अपनी धरती को बचाएं, धरती को सेव करें, और दूसरा रास्ता है कि हम ऐसी तकनीक ईजाद करें, जैसे आप देखेंगे आर्टिफिशियल बारिश हम कर लेते हैं। तो भाई पहले तो नहीं सोचा था, लेकिन बाद में जब मुसीबत आई तो हमें सोचना पड़ा, ठीक है, वैज्ञानिकों ने सोचा, एक रास्ता निकाला, हमें कुछ ऐसा रास्ता निकालना होगा, ठीक है, हम नेचुरली आगे जाएंगे, हम पेड़ लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, हम उनको भी बंद करेंगे, लेकिन अभी हमें नेचुरली कुछ आर्टिफिशियली कुछ ना कुछ हमें यहाँ पे करना होगा। अब दोस्तों थोड़ा समझ लेते हैं कि आखिर ये जो हिमनद होते हैं, जो ग्लेशियर होते हैं, क्यों इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, ठीक है, नेशनल स्नो एंड आइस डेटा सेंटर का एक रिपोर्ट है, इससे हम समझेंगे कि आखिर हिमनद क्यों इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जब भी ग्लेशियर पिघलता है, ठीक है, जो पानी वहाँ से निकलते हैं, रिसाव होते हैं, जब वो नदियों में जाके मिलते हैं तो वो कई जगह से होके आते हैं, कई जगह से आते हैं, कई हेल्दी मिनरल्स अपने साथ वो लेके जाते हैं जो कि नदियों में जाके मिलते हैं, ठीक है। बहुत सारी जो जड़ी बूटी है, पेड़ पौधों से वो गुजरते हुए आते हैं, इसकी वजह से बहुत अच्छे तत्व वो क्या करते हैं, पानी में वो लाते हैं, जिसकी वजह से जब जानवर इंसान उनका यूज करते हैं, ठीक है, खेतों में ये जाते हैं तो वहाँ पे बहुत हेल्दी चीज़ें होती हैं, ठीक है, इंसानों के लिए अच्छा होता है, खेतों के लिए यहाँ पे अच्छा होता है। जैसा मैंने बताया था, लगभग 70% मीठा पानी इनके अंदर होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो हीट की बात मैंने की थी कि यानी कि अगर ग्लेशियर है, ठीक है, तो वो धरती पे जो टेम्परेचर होता है लगभग 75% टेम्परेचर वो सोख लेता है। और अब इसको हम उल्टा करके देखते हैं कि अगर ये ग्लेशियर नहीं होंगे तो टेम्परेचर आप समझ सकते हैं कितना % यहाँ पे बढ़ेगा, ठीक है।
और एक चीज़ दोस्तों क्या है कि आप समझिए हमारी जो धरती होती है अपने अक्ष पे रोटेट करती है, ठीक है। आपको पता है जब ये सूरज का चक्कर लगाती है तो चक्कर लगाते हुए रोटेट तो करती है, लेकिन ये अपने अक्ष पे भी ये क्या करती है दोस्तों, लगातार रोटेट करती रहती है। अब यहाँ पे दोस्तों जो रिसर्च में निकल के आया कि अगर बर्फ बहुत तेजी से पिघलेंगे तो इसके रोटेशन में भी बदलाव आएगा। रोटेशन में बदलाव क्यों आएगा, आप समझिए कि एक जगह पे यहाँ पे बर्फ बहुत ज़्यादा जमा हुआ है, ये जो पिघलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इक्वली होने लगेगा, यानी कि हर जगह पानी हो जाएगा, जो मास होंगे बैलेंस में होंगे, मास में चेंज आएगा, इसकी वजह से इसके स्पिन में भी यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा बदलाव देखने के लिए मिलेगा। तो ये सारी दिक्कतें आएंगी। और दोस्तों जाते जाते मैं यही कहना चाहूँगा कि हम नेचुरली तो हम ठीक है इनको रोकेंगे, ठीक है, जो हमारे पास संसाधन, जो देश लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन इस पे एक बार पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को, जो पूरी दुनिया के लीडर हैं, बैठ के सोचना चाहिए कि क्या हम आर्टिफिशियली कैसे इनको अभी के लिए हम रोक सकते हैं। क्योंकि अगर ऐसा चलता रहा, जैसा हम अनुमान लगाए, जो 100 साल 200 साल का हम सोच रहे हैं ना, टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा, वो शायद बहुत पहले ही बढ़ जाए। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था, अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।